हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग अपनी ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स का सीरीज़ को रिकंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले की वीडियो में हमने बहुत सारे डिफरेंट ग्राउंड्स पढ़े थे लाइक एडल्ट्री और presumption of death or many other grounds for the divorce like insanity, venereal diseases. And in today's video we are going to again continue a series of the divorce grounds, and the topic is the failure to obey decree of restitution of the conjugal right. So this video is going to be the last video of our series. So there are already two videos already uploaded on the topic the grounds of divorce. This is gonna our third lecture. So yeah, this video gonna in-depth topic analysis as well as the brief discussion of the major landmark cases that will give you a good understanding about the topic. So let's get started. सो आज हमारा अनदर ग्राउंड है डाइवोर्स का, दैट इज द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट। अब देखिए कॉन्जुगल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए कॉन्जुगल राइट का मतलब होता है ऐसी राइट्स, ओके, हर स्पाउस की जो साथ में रहने की, स्पाउस टू लिव टुगेदर, शेयर अ कॉमन होम एंड एंजॉय मैरिटल कोहेबिशन इंक्लूडिंग अफेक्शन एंड कोहेबिशन। अब क्या होता है कि अगर वो अपनी कॉन्जुगल राइट्स को फॉलो नहीं करते हैं देन this is considered to be a valid ground for the divorce. Okay, if some person withdrawal from the society, so this in this way he is also not uh, continuing the duties that one should have to do. किसी बिना रिजनेबल ग्राउंड से क्रूअल्टी कमिट करना, कुछ भी ऐसा करना जिससे वो कॉन्जुगल राइट्स को कंटिन्यू करने ही कर रहा है। तो देखिए अनदर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स द फेल ऑफ द पार्टीज टू मैरिज टू कंप्लाई विद द डिक्री ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। अगर कोर्ट ने कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर पास कर दिया है कि अब दोनों पार्टनर्स को एज अ मैरिड कपल रहना होगा, सारी भी ड्यूटीज़ को सारी ड्यूटीज़ को ओबे करना होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, एंड इन केस दे आर नॉट एबल टू डू सो देन इन दैट केस वन कैन ऑल्सो आस्क फॉर डाइवोर्स। देखिए अगर ऐसी कोई डिक्री पास की जाती है बाय द कोर्ट बट द हस्बैंड एंड वाइफ फेल टू कंप्लाई विद इट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, जिस ईयर से डेट ऑफ डिक्री पास होती है उस ईयर से 1 साल तक अगर वो फॉलो नहीं करते तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल सकता है। तो देखिए इस ग्राउंड पे जो डाइवोर्स है सेक्शन 13 के थ्रू आप, जैसे कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A एंड क्लॉज 2, so we can read this as section 13 subsection 1A clause 2 of that. सेक्शन 9 हमारा मेजर डील करता है विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट। कंजुगल राइट्स इन अ मैरिज आर मैट्रिमोनियल राइट दैट अ हस्बैंड वाइफ शेयर इन सोसाइटी। वाइफ और हस्बैंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक सोसाइटी, कम्फर्ट एंड अफेक्शंस, वो दोनों को निभा रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए एसेंशियल होती है। चाहे उसमें कोई हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी अगर सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है बिना किसी वैलिड रीजन के, देन the court can pass a decree for the restitution of the conjugal rights। वो restitution कैंसिल कराने के लिए वो restitution डिग्री पास कर सकते हैं। अब देखिए केस है, केस लॉ है। सो इस केस में क्या होता है, एवी जनार्दन रॉय वर्सेस एम अरुणा कुमारी, इसमें ये पिटीशन फाइल की गई थी। अगर आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट ने अगर पास कर दिया लेकिन उस 1 ईयर में वो लोग दोबारा अपनी कोहेबिशन नहीं स्टार्ट करे। कोहेबिशन मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ का साथ में रह के जितनी भी केस ऑल्सो। अब नेक्स्ट हमारे इसके जो ग्राउंड्स हैं जो कि केवल वाइफ को अवेलेबल होते हैं, द स्पेशल ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल टू द वाइफ ओनली। देखिए दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन ग्राउंड द डाइवोर्स ऑफ वुमेन दैट इज वाइफ्स ऑन विच दे कैन सीक डाइवोर्स। 13 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट हमें ये कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स देता है जो फीमेल्स के लिए होती हैं। अगर हस्बैंड ने बाइगेमी कमिट की हो, अगर बहुत सारे सीरियस क्राइम्स, मेजर क्राइम्स लाइक सॉडमी, रेप, बस्टैलिटी, सॉडमी, रेप, ऐसे जो एनिमल से सेक्स, इन सब सारी चीज़ें जो कि अननेचुरल वे में होती, अगर ऐसा कुछ कमिट करता ऑफेंस, ठीक है, देन दिस इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एंड इन केस इफ़ द मैरिज इज सॉल्मनाइज, अगर शादी 15 साल से पहले होती है तो वाइफ बाद में इसको रिपुडिएट कर सकती, कैंसिल करा सकती है। अब नेक्स्ट टाइम आप बाइगेमी 13 क्लॉज 2, देखिए 13 सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट फर्दर पनिशेस बाइगेमी। तो सेक्शन 17 हमारा पनिशमेंट देता है बाइगेमी से रिलेटेड, और 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 हमारा बात करता है बाइगेमी के बारे में।
जो भी मैरिज सॉlemnized हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, उन्हीं पे ये लागू होगा। 1955 के बाद जितनी भी मैरिजेस कमिट हुई है उस पे ये चीज़ लागू होगी। हाँ, थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो वाइफ कंप्लेंट फाइल करती है हस्बैंड के अगेंस्ट कि उनके जो हस्बैंड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे रिलीजन में जस्ट टू मैरी समवन एल्स। ओके, इन द केस हिज फर्स्ट मैरिज ऑल्सो सब्सिस्टिंग, उनकी पहली शादी ऑलरेडी चल रही है, बट इन दैट केस इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी द वैलिड। ओके, so it is a considered to be a valid ground. The court ने हेल्प किया even though the converted to another religion, he had not divorced his first wife. ठीक है, तो इनकी जो वैलिड मैरिज सेकेंड मैरिज नॉट वैलिड, इट इज़ कम्प्लीटली वॉइड, दैट इज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब है हमारा बहुत सीरियस ऑफेंसेस लाइक रेप, सॉडमी, बेस्टैलिटी। देखिए, अगर कोई भी हस्बैंड ऐसे क्राइम को कमिट करने के लिए गिल्टी है जो कि रेप है, अगर हस्बैंड ने किसी के साथ रेप कर दिया, सॉडमी और बेस्टैलिटी। देखिए सॉडमी क्या होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक सॉडमी एंड बेस्टैलिटी, सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। आप नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी हीनियस टाइप ऑफ क्राइम्स विच आर नॉट वर्थ लाइक सेक्शन 377 जो हमारा आज के टाइम पे BNS में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया भाई कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि whoever voluntary has any type of carnal intercourse against the order of the nature, ओके, मतलब नेचर के अगेंस्ट, चाहे वो किसी एनिमल से हो, चाहे वो किसी मैन से हो या फिर विमेन से हो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years or liable with the fine. This type of punishment has been recorded and this is also considered to be a valid ground for the divorce. अब देखिए, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन आफ्टर द डिक्री ऑफ मेंटेनेंस हैज़ बीन पास्ड। अगर रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन ऑफ द डिक्री ऑफ मेंटेनेंस हैज़ बीन पास्ड, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप तोड़ के समझिए बहुत ही शॉर्ट में। लाइक सबसे पहले जो वर्ड है कोहिबिशन, कोहिबिशन का मतलब है लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के साथ साथ में रहना, एक सेम होम को शेयर करना, कंपेनियनशिप को शेयर करना, एक मैरिटल लाइफ को रिज्यूम करना। ठीक है, अब नॉन रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए नॉन रिजम्पशन का मतलब होता है, देखिए नॉन रिजम्पशन का मतलब होता है नॉट स्टार्टिंग अगेन, दोबारा से शुरू ना करना। ठीक है, और नॉट लिविंग टुगेदर आफ्टर सेपरेशन। अब देखिए ये चीज़ हमने समझा, नॉन रिजम्पशन, कोहिबिशन, डिक्री मीन्स ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब देखिए डिक्री ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है कि देखिए कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, हाँ कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC और किसी पर्सनल लॉ के थ्रू ये डायरेक्ट किया स्पाउस को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, उसमें से किसी भी स्पाउस को जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके अपोजिट पार्टनर को ये ऑर्डर दिया कि मेंटेनेंस या फाइनेंस सपोर्ट दूसरे पार्टनर को प्रोवाइड करें। ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर वो वापस से साथ रहने नहीं लगता आफ्टर सम टाइम, देन द कोर्ट कैन एनी पार्टी कैन आस्क फॉर डाइवोर्स। देखिए अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया है और उसके बाद हस्बैंड वाइफ एक साल तक साथ नहीं रहे, ठीक है, तो ये नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन माना जाता है। तो इसके थ्रू सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A क्लॉज 1 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। तो यही बात करता है डाइवोर्स के बाद। कोहिबिशन ऑफ और रिजम्पशन ऑफ दी, देखिए इसमें क्या है, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन ऑफ द डिक्री ऑफ मेंटेनेंस हैज़ बीन पास्ड। इसके क्या एसेंशियल ग्राउंड्स हैं? इस ग्राउंड पर डाइवोर्स लेने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? पहला जो है पिटीशन फाइल करना चाहिए वाइफ के द्वारा। ठीक है, अ डिक्री ऑफ मेंटेनेंस मस्ट बी पास अगेंस्ट द हस्बैंड, एक ऑर्डर पास होना चाहिए हस्बैंड के अगेंस्ट जिसमें ये कहता है साफ साफ कि हस्बैंड को कुछ मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे आर लिविंग सेपरेटली। जिस पीरियड में वो लोग अलग अलग रह रहे हैं उस पीरियड में हस्बैंड को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और देयर मस्ट बी नो कोहिबिशन, किसी भी तरह का लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लगे कि हस्बैंड वाइफ जैसे हैं। अगर 100 ज़्यादा सालों तक वो अलग रह रहे हैं देन इट कैन बी आस्क्ड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब देखिए रेपुटेशन ऑफ मैरिज क्या होता है? देखिए रेपुटेशन ऑफ मैरिज
के बाद अमेंडमेंट हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट के बाद, उसमें ये भी ग्राउंड दिया गया कि रेपुटेशन मतलब मैरिज को नलिफाई करना अगर इन केस अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 के तहत ये अपॉर्चुनिटी देता है कोर्ट कि अगर उसकी शादी 15 ईयर से पहले हुई थी देन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी वो 18 साल के बाद से डाइवोर्स ले सकती है अगर वो वो अच्छा नहीं फील करती अपने पार्टनर के साथ एट दैट टाइम। अब देखिए इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का क्या मतलब है। देखिए एक इसमें क्या होता है ना कि वेट इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देखिए कभी कंडीशन क्या होती है ना कि कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ भी ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं बसी जिससे मतलब आप इस शादी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि आपको कुछ वैलिड ग्राउंड देना पड़ता था डाइवोर्स के लिए। लाइक किसी एक की मिस्टेक हो और एक इनोसेंट हो, ठीक है, एक की मिस्टेक हो और एक की इनोसेंसी हो, तो एट दैट सिनेरियो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता था। द मीनिंग ऑफ इरेट्रेबल ब्रेकडाउन, देखिए क्या होता है जब भी कोई रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउस और में मतलब जो रिलेशनशिप होती है वो इमोशनली और फिज़िकली और प्रैक्टिकली हर एक ग्राउंड से वो इतनी डैमेज मतलब इतनी ख़त्म हो जाती है कि रिकन्सिलिएशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो एट दैट सिनेरियो एट दैट कंडीशन इट इज़ कंसिडर टू बी अ बेटर ग्राउंड टू टेक डाइवोर्स rather than being living together। सो इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि 1955 के मैरिज एक्ट के बाद के थ्रू जो रूल्स थे डाइवोर्स के लिए इसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया। पहले क्या होता था एज पर फॉल्ट थ्योरी, हमने जो स्टार्टिंग में फॉल्ट थ्योरी इससे ये हमने समझा था कि फॉल्ट थ्योरी के थ्रू एक पार्टी को मतलब गिल्टी होना था और दूसरी को इनोसेंट, ओनली देन एट दैट टाइम आप डाइवोर्स ले सकते हैं। बट इससे क्या होता था ना बहुत सारा फिज़िकल मेंटल ट्रॉमा होता था और बहुत ही दिक्कतें होती थी। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे लॉ कमीशन ने एक आइडिया को प्रपोज किया कि मैरिज को डिज़ोल्व करने का ग्राउंड दिया जाना चाहिए इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है फिजिकली कंपैटिबिलिटी इमोशनल कंपैटिबिलिटी टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ मैरिज। 71st लॉ कमीशन रिपोर्ट ने इस टाइप के ग्राउंड्स को डिस्कस किया था। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है एनजी दास्तानी वर्सेस एस दास्ताना। देखिए इस बहुत ही अच्छा केस लॉ है। क्या होता है कि डॉक्टर हमारे एनजी दास्तानी हस्बैंड होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है मिसेस एस दास्तानी, उनकी शादी होती है कब 1956 में, एक सेकेंड, इसमें शादी होती है, ठीक है। अब क्या शादी बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड है ये एलिगेशन लगाता है अपने वाइफ पे कि वो उसको ह्यूमिलिएट करती है, अब्यूज़ करती है, इंसल्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें करती है और उसको धमकियाँ देती है और उसके बच्चों को हार्म करने का धमकी देती है। उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है और वायलेंट होता है एट दैट सिनेरियो। इस कंडक्ट के थ्रू इस बिहेवियर के थ्रू हस्बैंड क्या करता है जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के लिए सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू जाता है, डाइवोर्स फाइल करता है, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए। हाँ, और जो वाइफ होती है वो सारे एलिगेशन जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे डिनाई करती कि नो आई एम नॉट डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। वो कह रहे हैं कि बस ये एग्जैजरेट करे, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो क्या जो वाइफ का इस तरह का जो बिहेवियर है वो क्या क्रूअल्टी माना जाएगा? और क्रूअल्टी को साबित करने के लिए क्या क्या मेंसरिया क्रिमिनल इंटेंशन की ज़रूरत होगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि क्रूअल्टी नीड नॉट बी ऑफ सच नेचर एज टू कॉज डेंजर टू लाइफ और हेल्थ ऑफ दैट। देखिए बिहेवियर था वो बहुत ही थ्रेटनिंग था, बहुत ही अप्रीहेंशन था, बहुत ही घृणा तरह का बिहेवियर था। तो मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है आपको जो प्रूफ देना पड़ता है वो क्या प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, आपको कोई 100% कोई परफेक्शन के साथ प्रूफ नहीं देना पड़ता है, बस थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें कंडीशन है, देन उसके ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो मेंटली क्रूएल थी वाइफ, ठीक है, इस केस में क्या था जो वाइफ थी मेंटल क्रूएल थी। हाँ,
साइकोलॉजिकल टॉर्चर्स करती थी। तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिहेवियर को अनसेफ और क्रूअल माना और जिसके थ्रू वो डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नवीन कोहली और नीलू कोहली भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। इसके थ्रू क्या गवर्नमेंट ही सजेस्ट करती है कि ये जो हमारा इरेट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेज को भी एक वैलिड ग्राउंड मानना चाहिए डाइवोर्स का। तो इसमें ये चीज़ें लीड की गई। जो एपेलेंट होती इन दिस केस अलेज ये एलिगेशन लगाती कि जो उसकी वाइफ है वो एग्रेसिव और रूड बिहेवियर शो कर रही है, वो अक्सर फाइट करती है, मिसबिहेव करती है इन लॉज से भी। वो अब वन डे उसने ऐसा कुछ करते हुए पाया कि उसकी जो वाइफ है किसी दूसरे मैन के साथ रह रही सेपरेटली, तो उसने क्या किया, डाइवोर्स को फाइल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज मतलब सेक्शन 14 हमारा ये कहता है कि कोई भी पिटीशन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। अगर आप एक साल से पहले ही कोर्ट में आते हैं, डाइवोर्स के लिए कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं, तो इस टाइप के मैटर को आप नहीं कह सकते। बट अगर ऐसा कोई ऑफेंस जो कि बाइगेमी से रिलेटेड है एंड वेयर द कंसेंट ऑफ द स्पाउस वॉज टेकन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर जो वाइफ की या फिर किसी भी स्पाउस की जो कंसेंट है, मतलब कंसेंट मतलब मंजूरी, वो किसी भी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन, झूठ से, फरेब से ली गई है, तो हाँ उस कंडीशन में आप 1 साल से पहले डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 14 नो पिटीशन कैन बी फाइल फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज इनेबल टू पार्टीज टू मैरिज, मतलब उनको कुछ तो एफर्ट डालने चाहिए उस अपने मैरिज को बचाने के लिए। ठीक है, ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है क्योंकि जो मैरिज है वो हिंदू रिचुअल के अनुसार बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसकी। अब कोर्ट का ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मैरिज को प्रोटेक्ट किया जाए। सर्कमस्टांसेस है, कुछ कंडीशन है, देखिए कैसे क्या लिखा है कि इफ़ देयर आर एक्सेप्शनल हार्डशिप्स, ओके, कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप्स हो रही हैं, एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की, डिप्रेविटी बाय द रिस्पॉन्डेंट, देन द कोर्ट कैन हियर द एप्लीकेशन। दैट टाइम पीरियड 1 साल हुआ हो या ना हो, लेकिन कंडीशन इतनी टफ है कि वी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। तो while deciding the application, the court must consider interest of children born and whether there is a chance of reconciliation between। अगर कोई भी बच्चा उस पीरियड में हो जाता है तो कुछ हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, अदर ग्राउंड्स देखेंगे। ओके, जैसे कि केस लॉ था डॉक्टर राजसी वर्सेस डॉक्टर शशांक। ओके, सेक्शन 12 क्लॉज सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के थ्रू इसमें ये बताया जाता है कि 1 साल से पहले भी आप मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं, बट जो टेंडेंसी, जो ग्रेविटी है क्राइम की, वो बहुत ही हाई होना चाहिए। लाइक इन दिस केस आप देख सकते हैं कि जो वाइफ थी सुसाइडल टेंडेंसी शो कर रही थी, वो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रही थी, वो दिखा रही थी कि वो सुसाइड कमिट कर सकती है और पूरे फैमिली ब्लेम लगा सकती है। इस टाइप के कंडीशंस में क्या होता है, उसने यह भी कंटेंट किया, यह भी एलिगेशन लगा, अगर उसने मतलब हस्बैंड ने ये भी कहा अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं इस शादी को सॉल्यूनाइज ही ना करता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 14 जो हमारा ये कहता है कि 1 ईयर का पीरियड मैंडेटरी है आप मैरिज को नलिफाई कराने के लिए। ठीक है, बट वो उसको यहाँ पर हटा देती जस्ट बिकॉज ये जो कंडीशन थी वो बहुत ही सीरियस थी। लाइक तो बॉम्बे हाई कोर्ट हमारी ये कहती है कि सेक्शन 14 इज़ लॉडेबल, ये एक अच्छा मतलब अच्छी चीज़ है ऐसे जल्दबाजी और डिसीजन को डिसॉल्व कराने के लिए। लेकिन इस प्रेजेंट केस में डॉक्टर राजसी शशांक वर्सेस डॉक्टर शशांक में क्या होता है कि हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि वाइफ बहुत ही अच्छे लेवल की क्रूअल्टी कमिट करती है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके साथ रहने का। तो बॉम्बे हाई कोर्ट पिटीशन फाइल करती है डिसॉल्यूशन ऑफ द मैरिज को लेकर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, री मैरिज ऑफ अ डाइवोर्स पर्सन। अब देखिए डाइवोर्स हो गया, क्या दोबारा शादी क्या हो सकती, किस तरह हो सकती है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। दोबारा हो सकती है डाइवोर्स पर्सन। अब सेक्शन 15 हमारा इसके बारे में रिगार्डिंग बात करता है। तो देखिए पहला हमारा ये होता है कि अगर जब फाइनल डिक्री आ जाए, फाइनल ऑर्डर आ जाए कोर्ट का, लाइक डाइवोर्स का फाइनल कोर्ट आ जाए कि नाउ दीज टू हस्बैंड वाइफ आर सेपरेटेड, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ऐसा कोई ऑर्डर आने से पहले
अगर वो लोग शादी कर लेते तो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो बाईगैमी जैसा ऑफेंस कंसीडर टू बी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देयर वॉज नो राइट टू अपील व्हेन द मैरिज वॉज डिसॉल्व। जब मैरिज डिसॉल्व की गई थी, जैसे कि मैरिज को डिसॉल्व किया गया, अब किसी ने अपील कर दी कि वो कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, वो रिव्यू करना चाहती है डिसीजन। अगर इस तरह का कुछ भी बचा नहीं होगा, मतलब कोई भी पार्टनर डिससेटिस्फाई नहीं होगा डाइवोर्स के ग्राउंड पे, देन दे कैन मैरी। बट अगर कोई मतलब पेंडिंग अपील ऑलरेडी उस केस के रिगार्डिंग, उस डाइवोर्स केस के रिगार्डिंग कोर्ट में चल रही है, देन दोबारा वो शादी नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर ना हो जाए। देयर वॉज अ राइट टू अपील बट द टाइम हैड elapsed। अब देखिए, उनके पास क्या राइट टू अपील थी, ठीक है, बट जो पीरियड था अपील करने का वो 90 डेज का कंसीडर किया जाता है। उस 90 डेज के पीरियड से पहले वो नहीं कर पाए तो भी शादी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई कोर्ट ने कोई मतलब डिसीजन दिया डाइवोर्स का, फाइनली दे आर सेपरेटेड, उनको 19 डेज के पीरियड में अगर कोई भी अपील नहीं आती है तो वो लोग सेपरेटली शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन 90 डेज़ के बाद कोई भी अपील वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब जैसे कि कोई भी पार्टी डाइवोर्स के जो डिसीज़न आता है उस पर कोई अपील फाइल करती है क्योंकि वो रिव्यू करना चाहते हैं डिसीज़न, बट वो कोर्ट डिसमिस कर देता है, मतलब कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होता है ना, तो डिसमिस कर देता है, तो इन दैट केस ऑल्सो दे कैन नॉट मैरी। अब मैं आपको कंक्लूजन बताती हूँ उसका। रीमैरी तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब कोई भी पेंडिंग अपील ना हो, नो पेंडिंग अपील, प्लस कोई भी अपील पीरियड ख़त्म हो चुका, जो 90 डेज़ का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका, कोई भी पेंडिंग अपील ना बची हो, तो वो जो मैरिज होगी उसके बाद की वो लीगल मैरिज मानी जाएगी और वो अलाउड होगी। अब देखिए सेक्शन 11 और 12 जो कि हमारा नल और वाइड की मैरिज के रिगार्डिंग बात करता है। तो जैसे कि कुछ हमने क्राइटेरियाज पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था बाईगैमी से थ्रू जो मैरिजेस होती हैं, लाइक एक ऑलरेडी लिविंग कपल है, आप फिर से शादी करते हो तो वो तो वाइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जैसे कि सपिंदा रिलेशनशिप्स के थ्रू जो शादियाँ होती थी वो भी वैलिड नहीं मानी जाती। तो सेक्शन 11 और 12 इस तरह की मैरिजेस के बारे में बात करता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक केस लॉ है तेजिंदर कौर वर्सेस गुरमीत सिंह। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया that a spouse who got a decree of divorce cannot take away the right of the other to present a special leave petition before the Supreme Court by marrying immediately after the decree of divorce has been passed। देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कभी कभी जैसे क्या होता है कि सुनिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि ये एक हस्बैंड और वाइफ थे, इन्होंने कम्प्लीटली डाइवोर्स ले लिया, नाउ दे आर सेपरेटेड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो वाइफ को कुछ चीज़ें पेंडिंग होती है, लाइक उसको मेंटेनेंस चाहिए होता है हस्बैंड से, सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट और चाइल्ड की कस्टडी, दीज टाइप ऑफ मैटर्स आर स्टिल देयर टू सॉल्व। अगर वो दोबारा इस रिगार्ड्स में कोई भी केसेस को लाना चाहती कोर्ट में तो वो ला सकती है। लेकिन क्या होता है कि अगर उनका अपोजिट पार्टनर इस पीरियड के दौरान अगर शादी कर लेता है तो उसको नहीं, मतलब अलाउ नहीं किया जाता शादी करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक 90 डेज़ का पीरियड माना जाता है कि इस 90 मतलब आफ्टर डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स होने के जस्ट 90 डेज़ के बीच में कोई भी अपोजिट स्पाउस दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। इसमें यही लिखा है। देखिए इसमें लिखा है कि देखिए अगर उसे स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय मैरिंग इमीडिएटली द डिक्री ऑफ डाइवोर्स हैज बीन पास, ही और शी मस्ट वेट फॉर अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम तक वेट करना पड़ता है, तब तक वो शादी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए किस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इस चीज़ के बारे में बात करता है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किस अदालत को यह अधिकार होगा मैटर को सुनने का। ठीक है, अब देखिए 19 क्लॉज 1 हमारा बात करता है कि जहाँ पर शादी हुई थी उस जगह की कोर्ट इस टाइप के केसेस को सुन सकती है, उस पर इसके पास जुरिसडिक्शन होता है। दूसरा, जहाँ पर रिस्पोंडेंट ठीक है वो रहता हो अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 2 में। हाँ,
अब ऐसी कोई जगह जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ आफ्टर सेटलमेंट थोड़ी कुछ समय वहाँ भी रहे हों, तो उस जगह पे भी इस जुरिस्डिक्शन होता है कि कोर्ट इस टाइप के मैटर्स को सुन सके। अब द पिटिशन फाइल्ड बाय द वाइफ द प्लेस वेयर शी लिव्स, अब जहाँ पर वाइफ रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ के कोर्ट को भी ये अथॉरिटी होती है कि इस टाइप के मैटर्स को सुन सके। अब देखिए सेक्शन 19 क्लॉज 4 हमारा यह बात करता है कि अगर और हमारा बात करता है, देखिए सेक्शन 19 क्लॉज 4 हमारा बात करता है कि जब आपको तलाक लेने किसी कोर्ट में जाना होता है तो आप उस जगह की अदालत में पिटीशन फाइल करते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उस जगह पर नहीं रहता है, जैसे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर वो सामने व्यक्ति नहीं रहता है, तो आप उसके बारे में काफ़ी समय से कोई जानकारी नहीं हो, तो फिर भी आप अपनी जगह से ही कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, अगर आपने सामने वाले पर्सन रिस्पोंडेंट को 7 सालों से नहीं सुना उसके बारे में वो कहाँ पर है, तो भी आप डाइवोर्स को रिगार्डिंग आप अपनी कोर्ट में सुन सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 13 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 यह प्रोवाइड करता है कि जैसे कि कोई पार्टी आती है वो अपना भी एक लीगल एक्सपर्ट मतलब एक एडवोकेट या लॉयर ला सकती है केस को सुनने के लिए। अगर इन केस वो नहीं लाती तो कोर्ट उसको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट रिगार्डिंग दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीगल मैटर, मतलब वो खुद से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मदद प्रोवाइड करती है किसी भी तरह के कानूनी एक्सपर्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। अब देखिए लास्ट कंक्लूजन हमारा कि हिंदुज़म में इसको धर्म माना गया, शादी को एक धर्म माना गया जितनी भी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो हमारे हिंदू लॉ में कुछ भी हिंदू मतलब कॉन्सेप्ट में, हिंदू रिचुअल ट्रेडिशन में किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं डाइवोर्स का और जुडिशियल सेपरेशन का। किसी एक बार भी अगर मैरिटल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको तब तक करना पड़ता है, चलाना पड़ता है जब तक जीवन चलता है। बट जैसे जैसे डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो ये जो अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है मैरिज का उसको तोड़ा भी जा सकता है और हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट भी जा सकता है। तो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है डाइवोर्स थ्योरी का, वो बेस्ड है फॉल्ट थ्योरी पे। किसी एक की गिल्टी होगा, दूसरा पर स्पाउस इनोसेंट होगा, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के थ्रू पढ़ा, तो इसी के साथ हमारा ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स कम्प्लीटली डिटेल में ख़त्म होता है और इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, टेक केयर।